मित्रों, नमस्कार। इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र जो कार्रवाइयाँ की जा रही है सरकार की ओर से, वो काफ़ी चर्चा में है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर ज़्यादा बातें हो रही है, वो है जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून, जिसे लागू करने या लाने की कोशिश हो रही है। तो मित्रों, जनसंख्या नियंत्रण पर अगर हम ऊपरी तौर से देखें तो ये सचमुच बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं और हम किसी अन्य कारण से चीन से आगे नहीं निकलने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पीछे है कि हम कभी अभी सपना भी नहीं देख सकते कि हम चीन की बराबरी करेंगे। लेकिन एक चीज़ में हम बराबरी बहुत जल्द करने जा रहे हैं, जनसंख्या में। हो सकता है कि हम अगले एक आध दशक में चीन से आगे निकल जाएं। तो ये एक विकट स्थिति है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और इस पर समय रहते अगर कुछ नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही दूरगामी कुप्रभाव देश पर पड़ेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि जनसंख्या में अगर के नियंत्रण के लिए अगर कोई कानून बनाना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या राष्ट्रीय है, न कि एक प्रांत की है। तो पहले तो जो सरकार की नीयत क्या है, इस पर प्रश्न प्रांत के स्तर पर, प्रांत के आधार पर इसे लागू करने के उपक्रम से ही पता चलता है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या अगर बीमारी है तो उस बीमारी की चिकित्सा, उसके इलाज की पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे होनी, क्या होना चाहिए। देखिए, बीमारियों में होता है कि बीमारियों का जो विश्लेषण होता है, जो हम डायग्नोस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम के तहत उसको, तो उसमें एक बात देखी जाती है कि वह बीमारी प्राइमरी है या सेकेंडरी है। यानी वो बीमारी मूलतः बीमारी के रूप में पैदा हुई है या वो किन्हीं अन्य बीमारियों के कारण हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो इस दृष्टि से जब आप इस पर विचार करेंगे तो ये लगता है कि ये जनसंख्या वृद्धि जो है ये सेकेंडरी है या ये प्राइमरी नहीं है। और तब मेडिकल साइंस का जो सामान्य नियम है कि कोई बीमारी अगर सेकेंडरी हो तो प्राइमरी बीमारी का इलाज किए बगैर, उस पर नियंत्रण पाए बगैर उसे नहीं ठीक किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की प्राइमरी बीमारी क्या है? अशिक्षा, गरीबी और असुरक्षा। अधिक बच्चे प्रायः वही लोग पैदा करते हैं हमारे समाज में जिनमें शिक्षा की बहुत कमी है, जो गुर्बत में जी रहे हैं, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, जो बच्चों को भी एक संसाधन मानते हैं। इसके बहुत सारे किस्से हैं, चूँकि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। नहीं तो मैं सुना था कि हमारा एक रिक्शा वाला था, उसके 5-7 बच्चे जब पैदा हुए थे तो मैंने पूछा, इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? तो उसने कहा कि अरे आप लोगों को कुछ कम बच्चा चाहिए ना, पढ़ाना लिखाना है, इसलिए हमारा तो जितना बच्चा होगा सबको नौकरी लगा देंगे, घरों में काम करेगा, उतना पैसा आएगा। तो सोचने का ये जो बहुत ही ख़तरनाक, घटिया नहीं कर रहा हूँ, ये ख़तरनाक स्थिति है, ये अशिक्षा और गरीबी से पैदा हुई स्थिति है। और एक असुरक्षा बोध भी होता है। चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी है नहीं, सरकारी चिकित्सा पर अब तो किसी काम, पहले तो पुरानी सरकारों के पास जब साधन कम थे तब कम से कम गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनाए भी गए थे, और अब तो संसाधन बढ़े हैं तो स्वास्थ्य केंद्र बढ़ने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है, लगातार बंद हो रहे हैं। तो आप बच्चे पैदा होंगे, अगर एक ही बेटा हुआ तो कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा तो संभव है उसका निधन हो जाए। तो इसलिए भी अधिक बच्चे चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो 3 बोध हैं, गरीबी और अशिक्षा और ये असुरक्षा का बोध, इन तीनों को समाप्त किए बगैर जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। और न प्रलोभन से संभव है, न भय से संभव है, क्योंकि दोनों स्थितियों में ये नहीं है। लेकिन क्या ये सरकार यह करने जा रही है? क्या सरकार ने इसकी कोई तैयारी की है? इस दिशा में कोई काम किया है? निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं किया है।
सरकार ने, वो सीधे सीधे एक दंडात्मक कानून जिसमें कुछ चीज़ों से, कुछ सुविधाओं से, कुछ सरकारी सुविधाओं से उन लोगों को वंचित किया जाएगा जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे, ये अपने आप में बहुत ही विडंबनापूर्ण है। मैं अगर इसे हास्यास्पद न कहूँ, मैं इसे शातिराना न कहूँ, तो विडंबना तो है ही जो सरकार सोच रही है। और दूसरी, इसके पीछे एक बदनीयती क्या काम कर रही है कि इस तरह के सारे कानून बनाने के साथ साथ दोनों पक्ष होते हैं। कुछ पक्ष को ऐसे ही लगता है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है, तो मुस्लिम पक्ष में वो आ जाते हैं, और सरकार भी खुद यही चाहती है, वो इस तरह से प्रचारित करना चाहती है कि ये जैसे ये सब कुछ अपने उन सवर्ण हिंदुओं को एक संदेश देना चाहती है बाहरी स्तर पर कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है क्योंकि वही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर वो ये भी कहती है कि ये दलितों के विरुद्ध भी है क्योंकि वो भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो यानी दलितों और मुसलमानों को जीवन में, अवसर में, समाज में, हर क्षेत्र में जो आपने वंचित किया है, उसकी चिंता आपको नहीं है। उसकी चिंता किए बगैर आप सवर्णों का तुष्टीकरण करते हैं। ये सरकार विचित्र है। सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण ये सरकार करती है ब्राह्मणवाद का, और ये कहती है, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण हम करते हैं, हिंदुओं का ध्रुवीकरण, बहुसंख्यक समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं ये, और दूसरों पर आरोप लगाती है सरकार कि ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चालाकी है, और इस चालाकी से निपटने का कोई रास्ता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि जो विरोधी इसके हैं वैचारिक स्तर पर इसका जो प्रभाव है ना, इसकी जो हेजिमनी है, उसमें फंसे हुए बुरी तरह से। जिस तरह से धर्म के भीतर ब्राह्मणवाद की जो हेजिमनी है, ब्राह्मणवाद का जो प्रभुत्व है, उसमें गैर ब्राह्मण भी फंसे होते हैं, ठीक उसी तरह से एक जो वैचारिक प्रभुत्व इस सरकार ने पैदा किया है, उस प्रभुत्व के भीतर फंसे हैं। तो विरोध भी जो करते हैं उसका फ़ायदा भी सरकार को होता है। फ़ायदा इस रूप में होता है कि ये जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने में सफल होते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। अपेक्षित विकास के अभाव में जो ये जनसंख्या नियंत्रण का ये कानून बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ सरकार करेगी। तो सरकार सिर्फ ये करेगी कि पिछले, चूँकि तमाम तरह की इनकी जो विफलताएँ हैं, आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, यहाँ तक कि सांस्कृतिक मोर्चे पर, यहाँ तक कि धार्मिक मोर्चे पर हिंदुओं की लाशें पुलिस दफना रही थी, अंत्येष्टि नहीं कर रही थी, जला नहीं रही थी। तो इस तरह से जो कलंकित किया है इन्होंने पूरी तरह से धर्म को भी, तो उससे बचने का, बचाव का अब कोई उपाय इनके पास नहीं है कि ये सत्ता से बाहर न हो जाएं। तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही बचता है कि अंततः सारी लड़ाई हिंदू मुसलमान हो जाए, और अभी से 6-8 महीने तक अगर लगातार हिंदू मुसलमान चले तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को उसका लाभ होगा। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भी मेरी समझ से हिंदू मुसलमान करने के जो कि तरह तरह की जो कारगुजारियाँ होने वाली है, उसी का एक हिस्सा है। मैं तो कहता ही हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये सरकार न कार्य करती है न कार्रवाई करती है, ये सिर्फ कारगुजारी करती है, और कारगुजारी वही विश्वास करती है। काम भी नहीं करती है, कार्रवाई भी नहीं, वर्क भी नहीं है, एक्शन भी नहीं, सिर्फ कारगुजारियाँ हैं। तो ये कारगुजारियाँ जो सरकार की है, उसी का हिस्सा सिर्फ यह है। लेकिन और यह इसीलिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद इस अर्थ में है कि जो मूलभूत समस्या है उससे कैसे निपटा जाना चाहिए, उसको जब आप एक दूसरे रंग में रंग के रख देते हैं तो बहुत दिनों तक वो समस्या फिर वास्तविक रूप में, अपने बुनियादी रूप में चर्चा में नहीं आ पाती है। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण की यह जो आनन फानन में लाया जाने वाला कानून है, इससे जनसंख्या संबंधी जो हमारा चिंतन है, नियंत्रण की जो हमारी अवधारणा होनी चाहिए, वो और ज़्यादा कुंद होगी और उसका और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बात को हम सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।